हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन का जो चैप्टर है उसका महत्वपूर्ण घटनाएं, साथ में 1 नंबर वाली क्वेश्चन, 3 नंबर वाली क्वेश्चन और भी जो क्वेश्चन बचेंगे वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए आप लोगों को वीडियो पे बने रहना है और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पता है कि हम जिस चैप्टर को करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है, जिसका हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे। जब हम महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे तो उस चैप्टर में ये पता चल जाएगा कि इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन जब हुआ था तो किन किन कारणों से हुआ था और उसे जब उस आंदोलन से छुटकारा मिला तो कैसे मिला और इससे क्या सफलता हासिल हुई, ये सारे चीज़ों को हम लोग जान पाएंगे इसमें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू किया जाता है। जैसा कि पहला अगर पॉइंट हम बात करते हैं इसका कि औपचारिक रूप से वियतनाम को 1945 में स्वतंत्रता मिली, यानी कि पूरी तरह से अगर बोला जाए तो वियतनाम को 1945 में स्वतंत्रता मिली, जिस प्रकार से हमारे देश को यानी भारत देश को 1947 में मिली थी। इसकी दूसरी बातों का अगर बात किया जाए तो इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। इंडो चाइना जो है वो 3 देशों से मिलकर के बना है। पहला तो वियतनाम, दूसरा कंबोडिया और तीसरा लाओस, ठीक है। यहाँ पर जो लाओस दिया गया ये लाओस। अब ये इसकी बात क्या है कि 1858 में फ्रांस ने पहली बार वियतनाम में प्रवेश किया और धीरे धीरे उसने पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया था 1858 में। 1887 ईस्वी ने फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। 1858 में वो लोगों ने वियतनाम पे पूरी तरह से कब्जा किया और 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। फ्रांसीसी शिक्षा देकर अपनी सभ्यता के रंग में रंगना चाहते थे। फ्रांसीसी जो वहाँ आए थे वो अपनी शिक्षा देकर के सभी को फ्रांसीसियों के रूप में रंगना चाहते थे, यानी कि अपनी परंपरा को यहाँ देना चाहते थे वियतनाम को, वियतनाम में रहने वाले सभी स्थानीय लोगों को। 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया, ठीक है। 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि टोकिन फ्री स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य था, कब खोला गया था, किसके द्वारा खोला गया था, ये सारे क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग को सुनना है कि 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया और विज्ञान, स्वच्छता व फ्रांसीसी भाषा की कथाएं शामिल थी। उस स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो सब्जेक्ट थे वो विज्ञान थी, स्वच्छता के बारे में थे और फ्रांसीसी भाषा में जितने भी थी फ्रांसीसी भाषा में थी, क्योंकि फ्रांसीसियों ने वियतनामियों को पूरी तरह से फ्रांसीसी में ही ढालना चाह रहे थे। और हम अगला पॉइंट बात करेंगे 7 नंबर। 1926 में सैगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में आंदोलन हुआ। विवाद का कारण कतार में बैठने के लिए कहना, ठीक है, जैसे स्कूल में जैसे तैसे लोग बैठते थे तो उसे कतार में यानी लाइन में बैठने के लिए कहना। इसके लिए क्या हुआ, गर्ल्स स्कूल में आंदोलन खड़ा किया गया। सैगोन नेटिव गर्ल स्कूल नाम था 1926 में, ठीक है। और 1903 हनोई में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई और चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू हो गई। 1903 में हनोई में, हनोई जगह का नाम है, ब्यूबोनिक प्लेग यानी बीमारी का नाम है, ये फैल गई थी और ये ऐसा माना गया था कि चूहों के द्वारा फैल रहा है, ठीक है। तो चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। अब यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान देना आपको। हुआ हाओ आंदोलन 1939। हुआ हाओ आंदोलन, इस आंदोलन के संस्थापक हुइन फूसो थे, ठीक है। इस आंदोलन के जो संस्थापक थे हुइन फूसो थे। वह जादू टोना करते व गरीबों की मदद करते थे। फ्रांसीसी सरकार ने इन्हें पागल घोषित कर दिया। उन्हें पागल कहकर बुलाया भी जाता था। – 1854 ईस्वी फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ता में वियतनामियों को देश का विभाजन मानने को बाध्य कर दिया गया और उत्तर और दक्षिणी वियतनाम 2 अलग अलग राज्य बन गए। उसके बाद 1974 में पेरिस
में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए अमेरिका के साथ टकराव की समाप्ति खत्म हुई। जब समझौता किए गए तब 1975 ईस्वी में NLF द्वारा राष्ट्रपति महल पर कब्जा व वियतनाम के दोनों राष्ट्रों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी गई। ये थी महत्वपूर्ण तथ्य घटनाएं जिस प्रकार से हो रही थी। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात करेंगे। तो चलिए महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात कर लेते हैं। औपनिवेशिक व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक व्यवस्था का मतलब है कि वह व्यवस्था जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके उसका आर्थिक और राजनीतिक शोषण करे, औपनिवेशिक व्यवस्था कहलाती है। यानी कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें एक देश दूसरे देश को हरा करके उस पर कब्जा करके उसकी सारी राजपाट को अपने में मिला लेना, औपनिवेशिक व्यवस्था कहलाती है। दूसरा है कि साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद इसको बोल सकते हैं। एक ऐसा विश्वास जिसमें विभिन्नताओं की बजाय समानता पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचारों को एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल विश्वास के साथ। उसे साम्यवाद कहते हैं कि यानी कि हम अगर कोई भी चीज़ को करना चाहते हैं या लोगों के लिए करना चाहते हैं, उसको पूरा विश्वास के साथ लोगों के बीच में रख देना और लोग उसे समानता के आधार से ले भी ले और उस पर अमल करे, उस कार्य को आगे तक बढ़ाए। तो इस वाद को साम्यवाद कहा जाता है, जो सभी के लिए किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर शब्द को, कि 3 नंबर में है यातना शिविर के बारे में, कि एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है व उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती है। यातना शिविर वैसी जेल थी जिसमें बिना कोई कानून प्रक्रिया द्वारा, जैसे केवल सरकार को केवल शक हुआ किसी के ऊपर, बस उसको पकड़ करके जेल में डाल देना, बात विवाद को बढ़ा देना, जो नहीं है उसके ऊपर थोप देना, यानी कि जबरदस्ती उसको तड़पाना, परेशान करना, वैसी कानून शिविर या जेल को यातना शिविर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, गणतंत्र, आम जनता की सहमति और जनप्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था को गणतंत्र कहते हैं, जिसमें केवल आम जनता की शासन चले, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस पर शासन करे और जो भी प्रतिनिधि कार्य करे वो जनता के हित में करे, उसे गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। साम्यवाद, अगला है साम्यवाद, कि एक राजनीतिक आंदोलन जो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास करता है जिसमें राज्य जनता की ओर से सभी उत्पादन साधनों पर नियंत्रण रखता है। इसका उद्देश्य समाज में सभी को समान अधिकार देना होता है, जिसे साम्यवाद, इससे पहले भी साम्यवाद पढ़े, दोनों सेम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं नापाम, कि अमेरिका में विकसित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनिक रसायन जो धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसी किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उससे चिपक जाता है, वह जलता रहता है, उसे नापाम के नाम से जाना जाता है। और 7 नंबर में है स्कॉलर्स रिवॉल्ट, एक आंदोलन जो 1868 में फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी और इस प्रकार की आंदोलन को स्कॉलर्स रिवॉल्ट के नाम से जाना गया, जिसे 1868 ईस्वी में शुरू की गई थी। अब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कि इस कार्य, आंदोलन, कब्जा, शासन, ये सारी चीज़ों में किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा, उन व्यक्तियों को जानेंगे। तो पहला इसमें आप देख रहे होंगे, फान चू त्रीन वियतनाम के एक राष्ट्रवादी नेता थे। फान चू त्रीन कौन थे? तो वियतनाम के एक राष्ट्रवादी नेता थे जो राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। राजतंत्र के कट्टर विरोधी का मतलब कि राजाओं के शासन से बिल्कुल उसे गुस्सा आता था, है ना। वे फ्रांसीसियों को देश से निकालने
के लिए शाही दरबार अथवा राजा की सहायता लेने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इस फान चो त्रिन जो थे लोगों के साथ में थे, नेताओं के साथ में नहीं, राजाओं के साथ में नहीं। वो एक खुद वियतनामी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्र को अपना धर्म मानते थे। और इसी प्रकार से हम 2 नंबर को करेंगे। तो हुइन फूसो वे हुआ हाओ आंदोलन के संस्थापक थे। हुआ हाओ आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो हुइन फूसो, जो 1939 में वियतनाम में हुआ। ये जो हुआ हाओ आंदोलन हुआ था वियतनाम में प्रारंभ किया गया था, वो भी 1939 में। वह गरीबों की सहायता करते व जादू टोना करते थे। कौन? हुइन फूसो। और उसके बाद कि जो थे वो कौन थे? 3 नंबर में आप देखेंगे फान बोई चाओ। फान बोई चाओ वियतनाम के महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे और 1903 में उन्होंने रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी ट्विन वान हुई नामक एक पार्टी का गठन किया। और 4th नंबर है कन्फ्यूशियस ने एक चीनी विचारक थे। कन्फ्यूशियस कौन थे? तो ये एक चीनी विचारक थे। उन्होंने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि इस चैप्टर में इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, क्या क्या महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया, और उसके साथ देखे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे और अपना भूमिका निभाए थे। पहला फान चोत्रिन, दूसरा हुइन फूसो, और दूसरा तो हुइन फूसो था, और तीसरा फान बोई चाओ, और चौथा कन्फ्यूशियस। ठीक है, अब चलिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब बताना है कि इंडो चाइना में कौन से देश सम्मिलित है, कौन कौन से देश सम्मिलित है। यानी कि बताए कि वहां पर अभी हम लोग देखे ना कुछ देर पहले कि इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर के बना था, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये याद रखना बहुत, ये VVI क्वेश्चन, VVI ये पूछा जाता है। सेकेंड में देखेंगे हम लोग कि संरचनागत परियोजनाएं क्या होती है। तो ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है उसे संरचनागत परियोजनाएं कहा जाता है। उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन इसका कर लेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा। 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वियतनाम पर प्रभाव जो पड़ा उसके बारे में देखते हैं। पहला तो रबड़ और चावल के दाम गिर गए, किसानों पर कर्जा बढ़ने लगी और बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि हुआ। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजों का दाम गिरा, किसान कर्जे में डूब गए तो खेती नहीं कर रहे थे, और इस तरह से क्या हो गया, बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगा। 4th नंबर क्वेश्चन कर लेंगे इसका। और 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वियतनाम की लपलपाती चिंगारी किसे कहा जाता था और क्यों? तो नहो अल और हात 3 प्रांतों को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा के कारण लपलपाती चिंगारी कहा जाता था। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। और क्वेश्चन है कि एजेंट ऑरेंज क्या है? अमेरिकी सेनाओं ने वियतनाम पर इसका छिड़काव क्यों किया? ये चीज को ड्राम देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एक ऐसा जहर जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है, पौधे मर जाते हैं। जिन ड्रमों में इसे रखा जाता था उन पर ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थी। इस तरह का छिड़काव इसलिए किया गया क्योंकि वे वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर देना चाहते थे। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम जब बढ़ेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया। तो उत्तर है कि साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए उपनिवेशों को स्थापित किया गया। और अगले क्वेश्चन है कि सन यात सेन कौन था। तो चीन के महान नेता सन
यात सेन कौन थे? तो चीन के महान नेता थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियस कौन था? तो चीनी दार्शनिक था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में कौन सी महामारी फैली थी? तो केवल फ्लैग भी अगर हम लिख देते हैं आंसर में तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा आंसर लिखना है। ब्यूबोनिक प्लेग। ये किसके द्वारा फैला गया? तो चूहों के द्वारा फैला था। ठीक है, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन को, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा ऐसा अनुबंध जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, शर्तों के अनुसार काम ना कर पाने पर मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते थे, उन्हें सजा देते थे और जेलों में डाल देते थे। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था इसे ही कहा जाता है। एक तरफा, जैसे बोलते हैं एक तरफा कुछ होना, एक तरफा नहीं, दो लोग हैं तो एक तरफा कुछ होना। आप समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है 1 नंबर वाले में लास्ट क्वेश्चन, जो कि वियतनाम सिल्क रूट से क्यों जुड़ा था और मुख्य कारण लिखना है इसके बारे में। तो वियतनाम सिल्क रूट से इसलिए जुड़ा था क्योंकि इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की आवाजाही थी। व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा था, इसलिए ये जुड़ी हुई थी। चलिए अब 5 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को करते हैं। 5 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास मिलेगा कि वियतनाम, यहाँ पर देख लेंगे, वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद टकराव क्यों होने लगा, कारण लिखो। तो पहला इसका कारण हो जाएगा कि फ्रांसीसियों का दबाव सबसे ज़्यादा सैनिक व आर्थिक मामलों में था। दूसरा, उन्होंने वियतनामी संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश की थी। और तीसरा है कि फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व का एहसास करने वाली हर चीज़ के खिलाफ वियतनाम के लोगों ने विरोध किया। और चौथा इसका हो जाएगा, यहाँ से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े। ठीक है, और इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, वियतनाम की संपदा का शोषण करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए फ्रांसीसियों द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करो। तो फ्रांसीसियों ने मैकांग डेल्टा इलाके में खेत बढ़ाने के लिए नहर बनवाई, जल निकासी का प्रबंध करवाया, लोगों को जबरन काम पर लगाया गया, फिर चावल के उत्पादन में वृद्धि, संसार का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। फ्रांसीसियों को वियतनाम की संपदा के लिए इस प्रकार से किया गया। और इसका 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रांसीसियों ने वियतनाम में, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने वियतनाम में संरचनात्मक परियोजनाओं का निर्माण क्यों और कैसे किया। तो उत्तर हो जाएगा कि वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ियों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए। और इसका अगला पॉइंट हो जाएगा कि विशाल रेल नेटवर्क का निर्माण करने के लिए वियतनाम के उत्तरी व दक्षिणी भागों को जोड़ा गया। रेल लाइन के जरिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के रास्ते से होते हुए वियतनाम को सियाम देश से जोड़ दिया गया। और लास्ट इसका पॉइंट हो जाएगा, फ्रांसीसी व्यवसायियों जो है द्वारा कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए सरकार पर दबाव डाला गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, वियतनाम के बंटवारे से पूरा देश युद्ध के मोर्चे में तब्दील होकर रह गया, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो अपने ही लोगों और पर्यावरण की तबाही हुई, तख्ता पलट में बायोडाई को गद्दी से हटाया गया, दिएम की अगुवाई में एक और निरंकुश शासन की स्थापना की। चलिए यहाँ पर एक वर्ड आया तख्ता पलट। अब क्या ये तख्ता पलट से वाकिफ है और नहीं है? तो चलिए बताते हैं। वैसी शासन व्यवस्था जिसे कुछ समय के बाद बर्खास्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी प्रतिनिधि को चुना गया और उसने अच्छे काम को नहीं किया, जिस तरह से वो वचन किया था, जिस प्रकार से वो मतलब कि वादा किया था, वो काम को नहीं किया, जनता उससे संतुष्ट नहीं, तो उस नेता को हटा सकता है वहाँ से और दूसरे नेता को उस जगह पे रख सकता है, यानी तुरंत तत्काल जिसको बोला जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग तख्ता पलट के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि तानाशाही के खिलाफ
NLF की स्थापना इसने हो ची मिन के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से देश के एकीकरण के लिए आवाज उठाई। चलिए इसका 5th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि उन संरचनात्मक परियोजनाओं का वर्णन कीजिए जिन्हें फ्रांसीसी उपनिवेशकों ने वियतनाम में विकसित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहां नहरें बनाई, जल निकासी प्रबंध शुरू किया गया, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार किया गया, कई नहरें व भूमिगत जलधाराएं बनाई गई, लोगों को जबरन काम पर लगाने से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। वियतनाम चावल का दुनिया में 1931 तक तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन चुका था। चलिए इसका 6th नंबर क्वेश्चन को कर लेंगे और 6th नंबर क्वेश्चन है कि उपनिवेशों का विकास करना क्यों जरूरी है, कारण लिखो। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उपनिवेशों का विकास गुलाम देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हुआ। विकास जरूरी है जिससे मुनाफा कमाया जा सकता है, जीवन स्तर बेहतर होगा, वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, बाजार फैलेगा तो फ्रांसीसी व्यापारियों को फायदा होगा, इसलिए उपनिवेशों का विकास करना जरूरी था। 7th नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों की शिक्षा नीति का वर्णन करें, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल खोलने के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग और ज़्यादा गहरा दिमाग से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसियों की शिक्षा नीति। मुख्य प्रश्न है ये कि शिक्षा किस हद तक की जाए, किस भाषा में दी जाए, ये उन लोगों को पहले सोचना था। उसके बाद धनी वर्ग पर चीनी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा और परंपरागत शिक्षा को तहस नहस किया गया और फ्रांसीसी किस्म के स्कूलें खुले गए। फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का दबाव नीति निर्माताओं द्वारा। कुछ का विचार था कि छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी कक्षाओं में फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा दी जाए। और 5वां था इसका उद्देश्य कि किताबों में फ्रांसीसी और औपनिवेशिक शासन का गुणगान, वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया जाता जो बौद्धिक कार्य के लायक नहीं है। 1907 में पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए टोकन फ्री स्कूल खोला गया। स्कूल छात्रों को पश्चिमी शैली को अपनाने के लिए उकसाता था और विद्यार्थियों को जानबूझकर फेल करना ताकि वे अच्छी नौकरी की योग्यता प्राप्त ना कर सके। वियतनामियों को बार बार फेल कर दिया जाता था और फ्रांसीसी के जो बच्चे होते थे उन्हें पास किया जाता था, ताकि फ्रांसीसियों का सोच था कि वियतनाम के लोग जॉब ना कर पाए, अच्छी नौकरी नहीं कर पाए और वो हमेशा हमारे नीचे दबे रहे। पुस्तकों और पाठ्यक्रम का शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा विरोध हुआ। शिक्षा के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे उपनिवेशवाद के विरोध और स्वतंत्रता के हक में चलने वाला व्यापक आंदोलन बन गया। और इसका जो उद्देश्य था टोकन फ्री स्कूल खोलने का, वो था फ्रांसीसी वियतनामियों को पश्चिमी ढंग से की शिक्षा देना चाहते थे। विज्ञान, स्वच्छता, फ्रांसीसी भाषा और साहित्य शामिल थे। कक्षाएं शाम को लगती थी, इनके लिए फीस अलग देनी होती थी। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि चीन में शुरू हुए पूर्व की ओर चलो आंदोलन की क्या विशेषताएं थी। तो उत्तर हो जाएगा 20वीं सदी के शुरू में चीन में शुरू हुआ और 300 वियतनामी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने जापान गए। वियतनाम से फ्रांसीसियों को निकाला गया। जापानियों से हथियार व समर्थन की मांग हुई और वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे 9 नंबर की स्वतंत्रता के लिए वियतनाम के संघर्ष में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसके भूमिका जो महत्वपूर्ण कुछ निम्न है जो इस प्रकार से 1960 के दशक के पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेती औरतों का तस्वीर छपने लगी। लोहा लेने यानी कि झगड़ना, लड़ना झगड़ना, अपना हक अधिकार को मांगना, ठीक है, उसे लोहा लेना कहते हैं। इसमें कईयों की जान भी चली गई थी और बहुत सारे लोग इससे बचे भी थे और उसके बाद सफलता भी प्राप्त हुई। योद्धा के रूप में ही नहीं बल्कि कामगारों के रूप में भी पेश किया गया
और बुढ़ी या जवान औरतों को निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा करते दिखाया गया। और इसका 10th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हो ची मिन्ह मार्ग की 4 विशेषताओं का वर्णन करो। तो पहला, इस मार्ग पर सड़कों का एक बड़ा जाल है जो पड़ोसी देशों से जोड़ता है। दूसरा, फुटपाथों और सड़कों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से सैनिक व रसद सामग्री भेजी जाती थी। और तीसरा इसका था कि इन मार्गों पर जगह जगह छोटे सैनिक अड्डे व अस्पताल बने थे। और लास्ट 4th है कि माल ढुलाई का काम कुल्ली करते थे। और इस प्रकार से 11th नंबर क्वेश्चन में पहुंचेंगे। और 11th नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांसीसियों द्वारा फ्लेग की समस्या को हल करने के लिए कौन से कदम उठाए गए। तो निम्नलिखित कदम उठाए गए। देखिए क्या क्या कदम उठाए गए। 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। चूहे के बदले इनाम दिया जाने लगा। इनाम के चक्कर में चूहे पकड़ते और छोड़ देते थे ताकि ये काम हमारा ख़त्म ना हो। बहुत सारा चूहा हो गया था तो लोगों को ऐसे तो रोजगार चाहिए, काम चाहिए था, तो घोषित किया गया था जो जितना चूहा पकड़ेगा। और चूहा पकड़ने के बाद चूहा को नहीं दिखाना होता था, चूहा का पूंछ काट करके दिखाना होता था। तो लोग क्या करते थे, क्योंकि चूहा के पूंछ अगर काट देते तो कुछ दिन के बाद फिर से उसका पूंछ जो है सो बढ़ जाता है। तो लोग क्या करते थे, पूंछ काट लेते थे और चूहा को जिंदा छोड़ देते थे, ताकि वो ये सोचते थे कि ये काम हमेशा चलता रहे और हम चूहों को पकड़ पकड़ के पूंछ केवल काट के दिखाना था, तो पूंछ काट के दिखाते रहेंगे और हमें इनाम मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से उन लोगों ने इनाम के चक्कर में चूहे को पकड़ते थे और फिर पूंछ को काट लेते थे, फिर छोड़ देते थे। हनोई नगर में सफाई अभियान करवाया गया। ये सारे कदम उठाए गए थे। और इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 12th नंबर, जो इस प्रकार से वियतनाम युद्ध किस प्रकार समाप्त हुआ, 3 बिंदुओं द्वारा व्याख्या कीजिए। तो पहला बिंदु हो जाएगा कि सरकारी नीति के खिलाफ व्यापक प्रतिक्रियाओं ने युद्ध खत्म करने के प्रयासों को बल प्रदान किया। और जनवरी 1947 में पेरिस के एक शांति समझौते में पर हस्ताक्षर किए गए इस समझौते से अमेरिका के साथ चल रहा टकराव तो खत्म हो गया, लेकिन सैगाल शासन और एनएलएफ के बीच टकराव जारी रहा। और 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी। और इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस चैप्टर इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन को कंप्लीट किया। और अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं तो वीडियो को फिर से शुरू करेंगे और फिर से सुनेंगे और अच्छी तरह से सुन करके दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जितनी इस चैप्टर में बात कही गई है, बात समझाई गई है, सारे चीज़ों को हमने इस माध्यम से समझा दिया है। बाकी कुछ नहीं छूटा है। बाकी आप लोगों को यही कहा जाएगा कि इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी तरह से याद रखें। क्वेश्चन आए तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, आप लोगों को ध्यान से केवल पढ़ना है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।